हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में सजातीय श्रेणी और क्रियात्मक समूह बताने वाला हूँ। सीधा आपके दिमाग में बैठा दूंगा और लास्ट में एक क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा जो आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड में देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आप सभी लोगों को वो क्वेश्चन चाहिए तो आप सभी लोगों को हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब हम चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि मैं आपके टाइम को बहुत महत्वपूर्ण समझ रहा हूँ, क्योंकि आपका एक एक मिनट जो है वो हमारे लिए और आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिए क्रिया सजातीय श्रेणी। सबसे पहले क्या हेडिंग कर लीजिए? सजातीय श्रेणी। यहां पर आप हेडिंग कर दीजिए सजातीय श्रेणी। देखिए मैं हेडिंग कर दे रहा हूं सजातीय श्रेणी। अब ये क्या होती है? सजातीय श्रेणी क्या होती है? तो यहां पर देखिए कुछ नहीं है, जातीय आप सभी लोग जानते हैं। जाति यानी किसी वर्ग को कहते हैं। जैसे मैं शुक्ला हूं तो हमारी एक जाति है ब्राह्मण। तो इसी प्रकार जाति होती है, यानी किसी एक कैटेगरी के लोग हों उन्हें क्या कहते हैं? जात कहते हैं, किसी एक जात के लोग। उसके बाद यहाँ पर देखिए सा लिखा हुआ है, यानी समान। यानी समान जात के अगर लोगों को एक तरफ व्यवस्थित किया जाए, और उन्हें किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए? जो कम अमीर है उसको सबसे ऊपर, उसके बाद फिर गरीब, उसके बाद अमीर 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 अमीर, उससे सबसे ज़्यादा जो अमीर हो उसे कहाँ रखा जाए? सबसे पीछे या सबसे नीचे रखा जाए। तो इस प्रकार श्रेणी जो होगी उसे हम क्या कहेंगे? सजातीय श्रेणी। लेकिन ये केमिस्ट्री की भाषा में कैसे आप सभी लोगों को बताना है? तो आपको क्या कहना है? एक ही सामान्य सूत्र से प्रदर्शित, या इस प्रकार आप कह सकते हैं कि एक ही समान सूत्र वाले यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी क्या कहलाती है? सजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए एल्केन का जो सूत्र है क्या होता है? सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अब इसी सूत्र पर रखें तो हमारा हो जाता है CH4 हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? C2H6 हो जाएगा। उसके बाद C3H7 हो जाएगा, H8 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? C4H10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सारे जितने यौगिक लिखे हुए हैं ये सारे एल्केन के सूत्र, यानी इसी सूत्र पर, सामान्य सूत्र पर हैं। तो इस सामान्य सूत्र पर स्थित है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? समजातीय है। और श्रेणी, समजातीय श्रेणी किसे कहेंगे? इनको क्या किया है मैंने? अणुभार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। तो इस प्रकार जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे? सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी कहेंगे। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि समजातीय श्रेणी यौगिकों के बीच कितने का अंतर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से जब आप घटाएंगे तो C2H6 में से जब आप घटा देंगे CH4, तो 2 में से 1 C घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 C, और 6 में से 4 घटाएंगे तो H कितना बचेगा? 2 बचेगा। यानी आपको लिखना है कि समजातीय यौगिकों के प्रत्येक यौगिक के बीच CH2 का अंतर होता है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि समजातीय यौगिकों के बीच अंतर होता है। ऑप्शन में दिया रहेगा CH3, CH4, CH2, इनमें से कोई नहीं। तो आपको CH2 पर टिक मार देना है। ठीक बेटा। अब इसके बाद यहाँ पर आप डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? डिफिनीशन को मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए लिख दे रहा हूँ कि एक ही सामान्य सूत्र के सभी यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते क्रम में, उनके अणुभार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी जो होगी, प्राप्त श्रेणी क्या कहलाएगी? प्राप्त श्रेणी समजातीय श्रेणी कहलाती है। समजातीय श्रेणी कहलाती है। क्या हुआ? यहाँ पर एक ही उदाहरण आप यहाँ इसे लिख सकते हैं, CH4, C2H6, C3H8,
C4H10, C6C5H12, C6H14, इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। उदाहरण में क्या किया मैंने, एक ही समान सूत्र यानी एल्केन के सूत्र को लिया और उसे क्या किया, अणुभार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया, तो जो श्रेणी प्राप्त हुई उसे हम क्या कहेंगे, समझाते श्रेणी कहेंगे। और एग्जाम्पल देखें तो इस प्रकार भी आप ले सकते हैं, जैसे CnH2n, ये क्या हो गया, एल्कीन का समान सूत्र, इसके आधार पर करेंगे तो CH2 हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरा नहीं होते हैं। शुरू कहाँ से होगा, तो C2H4 C3H6 C4H8, इस प्रकार ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो होगा इस प्रकार जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे, समझातीय श्रेणी कहेंगे। ये तो हो गया समझातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी। अब आपका आता है क्रियात्मक समूह। क्या आता है, क्रियात्मक समूह, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रियात्मक समूह। यहां पर आप हेडिंग कर दीजिए क्रियात्मक समूह। अब ये क्या होता है, क्रियात्मक समूह। तब देखिए, क्रिया में से आप सभी लोग जानते हैं कार्य करना। आत्मक समूह यानी कोई ऐसा समूह होता है जिसी पर वो यौगिक जो होता है कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि आपके स्कूल में आपका प्रिंसिपल है और सारे टीचर उसी प्रिंसिपल के कहने से सारा काम करते हैं, तो वहाँ पर जो क्रियात्मक समूह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टीचर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो किसके अकॉर्डिंग टू चल रहा है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू चल रहा है, तो प्रिंसिपल जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्रियात्मक समूह। इसी प्रकार कार्बनिक यौगिक में कोई एक समूह या परमाणु ऐसा उपस्थित होता है जिस पर उस यौगिक के गुण निर्भर करते हैं, जिस पर उस यौगिक के गुण क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है CH3CH2OH लिखा हुआ है। अब ये OH एक समूह है, इसे हम बताएंगे आगे चलकर ये क्या है, क्योंकि जब IPSC नाम पढ़ाएंगे तो आप सभी लोग को बताएंगे। अभी यहाँ पर आप समझिए ये क्या है, एल्कोहल क्या है, एल्कोहल। अब आप सभी लोग कहेंगे सर हम कैसे जान पाएंगे एल्कोहल, तो अभी तक तो आपको नहीं पता था, लेकिन अब मैंने बता दिया कि OH अगर है तो एल्कोहल, कब, कार्बनिक यौगिक में, ठीक बेटा। और अगर अकार्बनिक यौगिक में है तो वहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा। यहाँ पर कार्बनिक यौगिक में क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। अब देखिए OH है तो एल्कोहल, आपको अब पता चल जाएगा। अगर आपको कहीं कार्बनिक यौगिक के साथ OH मिलेगा तो आप क्या कहेंगे, एल्कोहल है। अगर अकार्बनिक यौगिक के साथ मिलेगा तो आप कहेंगे हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक बेटा। देखिए जैसे आपको पहले बाजार का रास्ता नहीं मालूम था, मार्केट का रास्ता आपको नहीं मालूम था, जब आपको वहां पर ले गया तब आपको मालूम हो गया कि ये मार्केट का रास्ता है। इसी प्रकार अभी तक तो आपको नहीं पता था कि इसे अल्कोहल कैसे कहेंगे, लेकिन जब मैंने बता दिया कि इसे अल्कोहल कहेंगे कब, जब OH होगा कार्बन के साथ, तो इसे हम क्या कहेंगे, एल्कोहल। तब तो आपको पता ही हो गया एल्कोहल कहेंगे। तो यहाँ पर जो ये एल्कोहल समूह है, ये कार्बनिक यौगिक जो है इसी पर निर्भर करता है, एल्कोहल समूह पर। यानी एल्कोहल कैसी होती है, आप सभी लोगों ने नहीं चेक किया होगा, लेकिन आप सभी लोग देखते हैं कि लोग जब एल्कोहल को पी लेते हैं, यानी शराब को पी लेते हैं, तो क्या हो जाता है, उनका दिमाग जो है वो घूम जाता है, यानी चक्कर आने लगता है उन्हें, और वो गिर पड़ते हैं। यानी ये क्या है, अल्कोहल जो है वो नशीली पदार्थ है। क्या है, नशीली पदार्थ। तो ये जो है कार्बनिक यौगिक, ये इसी पर निर्भर करता है, चाहे कितनी भी लंबी श्रृंखला ना हो, ये OH समूह पर ही निर्भर करेगा कि नशीली है कि नहीं है, या खट्टी है या नहीं है। जैसे यहाँ पर याद देख लीजिए CH3COOH, CH3COOH हो गया। अब COOH एक समूह है, कौन सा समूह, तो कार्बोक्सिलिक समूह है। अब ये क्या हो जाएगा, ये इसके कारण ये क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, क्योंकि ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। किसके कारण ये यौगिक खट्टा हो जाएगा, इस समूह के कारण खट्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या समूह, जैसे ये क्या है, एक समूह है, परमाणु नहीं है, समूह है, चाहे परमाणु हो या समूह हो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। जैसे यहाँ पर देखिए CH3O, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ये क्या है, एक परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु, लेकिन ये भी क्या है, ईथर है। क्या है, ईथर है। तो इस पर भी कार्बनिक यौगिक के गुण निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे परमाणु या समूह जिस पर उस यौगिक के गुण निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, लिख देते हैं डेफिनेशन कि किसी कार्बनिक
यौगिक में उपस्थित वह किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या समूह जिस पर उस यौगिक के गुण निर्भर करते हैं, जिस पर उस यौगिक के गुण निर्भर करते हैं, यौगिक के गुण निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रियात्मक समूह कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक बेटा, अब उदाहरण अगर आपसे कहा जाए कि क्रियात्मक समूह के उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण यहाँ पर आप देख लीजिए लिखा हुआ है OH समूह हो गया, ये क्या है? अल्कोहल समूह, मैंने अभी आपसे लोगों को बताया। उसके बाद CHO हो गया, ये क्या है? एल्डिहाइड समूह है। उसके बाद आपका हो गया COOH हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है। उसके बाद CO हो गया, ये क्या है? कीटोन समूह है। इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने कोई क्वेश्चन बताया था कि लास्ट में बताएंगे, तो वो समय आपका आ गया है क्वेश्चन सीखने का। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है? चाहे क्रियात्मक कहे चाहे प्रक्रियात्मक कहे, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है? क्रियात्मक समूह क्या है? पहला ऑप्शन जो है वो है OH, दूसरा ऑप्शन जो है वो है COOH, उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है वो है CO, उसके बाद चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैंने अभी बताया, ये यहाँ पर देखिए कि OH जो होता है वो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है। अल्कोहल का क्या होता है? क्रियात्मक या प्रक्रियात्मक समूह होता है। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान में रखिएगा। हाँ, क्वेश्चन का टाइप बदल सकता है। जैसे यहाँ अल्कोहल मैंने पूछ लिया है, वो पूछ सकता है एल्डिहाइड या पूछ सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो है CHO, ये एल्डिहाइड का है, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कीटोन का है, ये मैंने बता ही दिया आपको कि ईथर का है। किसका है? ईथर का है। तो इस प्रकार आप इसे याद रखिएगा। अगर वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।